सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। आज दिल्ली से सटे नोएडा से 5 नए मामले सामने आ गए। इन इलाकों को सील भी कर दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में 5 और इंदौर में 4 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है, लगातार पुलिस सख्ती बरत रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। सीमाएं सील कर दी गई हैं अलग अलग राज्यों की। इस बीच दिल्ली एनसीआर में बड़ी तादाद में जो मजदूर काम करते थे वो अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। सैकड़ों की तादाद में सड़क के किनारे आपको पूरी दिल्ली एनसीआर में ये लोग सैकड़ों मील की दूरी तय करने के इरादे से निकल चुके हैं अपने आशियाने की ओर। इस बीच अलग अलग जगहों पर इन लोगों के लिए कुछ राहत के इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि ये इंतजाम नाकाफी हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 873 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। 78 केस जो कंफर्म थे वो ठीक हो गए हैं, वो मरीज ठीक हो गए हैं जिन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इस बीच आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर के इलाके की तस्वीर, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। हालांकि इस बीच जो बॉर्डर है, गाजियाबाद दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहां से आनंद विहार से कुछ जगहों से लोगों के जाने के इंतजाम के लिए कुछ बसों की व्यवस्था जरूर है। लोग भी पहुंचे हैं इन लोगों की मदद करने के लिए फूड पैकेट्स लेकर, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। कुछ लोग गुजरात से चले आ रहे हैं, कुछ राजस्थान से चले आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से अपने बच्चों को गोद में लेकर और गृहस्थी का थोड़ा मोड़ा सामान समेटकर अपने सिर पर रखकर। आप ये तादाद देखिए, ये भीड़ देखिए, ये भी एक खतरा है, क्योंकि इससे संक्रमण के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इन लोगों के सामने मजबूरी है, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई हैं, और मकान मालिकों ने किराया भी नहीं छोड़ा है, ना तो माफ किया और ना तो टाला। अब इन लोगों की मजबूरी है। सरकार ये दावे कर रही है कि खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इनका सवाल है खाने के लिए फूड पैकेट तो मिल जाए, लेकिन हम रहेंगे कहां। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, मुंबई, बरेली, अनूपपुर, दमोह की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, फरीदाबाद की तस्वीर। इन सभी जगहों पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो शहरों में आकर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो हर बड़े शहरों में लेबर चौक होता है, वहां से बड़ी तादाद में जो लोग पहुंचते हैं काम करने के लिए, वो अब निकल पड़े हैं अपने गांव की ओर। तो ये 10 तस्वीर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरुण पांडे जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव हैं आरडीए, एम्स के आरडीए के महासचिव हैं। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लेकिन स्वागत और इस तरीके के शब्दों के लिए अभी माहौल भी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 5 कंफर्म केस नोएडा से सामने आ गए। स्थिति आगे कितनी भीषण दिखाई देती है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि मैं पूर्व महासचिव हूं आरडीएम्स का। तो एक तो मैंने बता दूं कि जो स्थिति है, जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी आके मैं पहले भी बताया कि देखिए, जब हम लोग 3rd स्टेज पे जाते हैं तो जो मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती है, और आज भारत में भी बढ़ रही है। तो ये जो स्थिति है, ये जो लॉकडाउन किया गया, एकदम सही समय पे लॉकडाउन किया गया है, और 3 हफ्ते में जो हमने लॉकडाउन किया है, इसका असर भी आपको दिखेगा। असर ये दिखेगा कि जो अभी तक जो भी आपके पास मरीज पॉजिटिव दिख रहे हैं, ये लॉकडाउन से पहले वाले मरीज हैं। यानी कि इनका जो अब जो घरों में जो लोग लॉकडाउन हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं संक्रमण जो फैलने का जो डर था, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल फैलने का डर था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगेगी। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो आपने कहा कि नोएडा में भी पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नोएडा के ही नहीं, आप पूरे लगभग देश में ये पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि जो 3 हफ्ते का हम लोग लॉकडाउन पे हैं, जो अपने घरों में हम हैं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। मैं फिर आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब घर से बाहर आप निकलते हैं तो संक्रमण होने का खतरा और ज्यादा बढ़ता है। और अपने लिए, अपने परिवार के लिए कृपया करके अपने घर में रहिए। और ये कहीं ना कहीं जो
लॉकडाउन 3 हफ्ते का किया गया, तो इससे ये चेन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है और 100% हम इसमें सफल होंगे। और बस ये देशवासियों को ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं ये लॉकडाउन के पहले वाले हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक। डॉक्टर अरुण, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक की बातचीत में आपने थर्ड स्टेज का 3-4 बार जिक्र कर दिया और लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग पोर्टल्स पर बातचीत में जो सबसे ज्यादा खौफ दिखाई दे रहा है कि हम थर्ड स्टेज में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पहली चीज, क्या हम थर्ड स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं? दूसरी चीज, क्या लॉकडाउन का कुछ असर दिखा है? क्या हमने थर्ड स्टेज को थोड़ा सा डिले करने में कामयाबी हासिल की है? ये सारे सवाल अहम है। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि थर्ड स्टेज में हम लोग इंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पहला जो केस हुआ, अगर रिपोर्ट हुआ था, तो अगर जहां तक मुझे याद है तो ये पहला केस जो हमारा रिपोर्ट हुआ था लगभग फरवरी के 2nd या 3rd वीक में, या फरवरी के 1st या 2nd वीक में रिपोर्ट हुआ था। तो लगभग हम लोग थर्ड स्टेज की तरफ हैं। तो इसी समय थर्ड स्टेज पे ही हमने लॉकडाउन कर दिया। तो लॉकडाउन करने का बस वही है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम थर्ड स्टेज में पहुंच रहे हैं, क्या हम थर्ड स्टेज पे काबू कर पाएंगे, तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि थर्ड स्टेज पे हम लोग लॉकडाउन किया है। और एक ही मैं कई चैनलों पे ये मैंने बोला कि इस रोग में कोविड-19 में पहले ये बोला जाता था, ये मुहावरा चलता था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके माध्यम से मैं बताता हूं कि ओनली द प्रिवेंशन इज द क्योर। इस कोविड-19 में केवल और केवल प्रिवेंशन से ही हम लोग क्योर कर सकते हैं, और कोई इलाज नहीं है इस कोविड-19 का पर्टिकुलर। और मैं फिर बता दूं कि जो सिम्टम्स है, देखिए ये इन्फ्लुएंजा का भी जो इन्फ्लुएंजा है, जो कोविड, जो कोरोना वायरस कहते हैं, कोरोना वायरस एक समूह का नाम है। कोरोना वायरसों का समूह होता है, और जो कोविड-19 है ये एक नया है। इसीलिए हम लोग हम चिकित्सक भी, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो भी वैज्ञानिक है, थोड़ा उनके लिए नया है, क्योंकि अभी तक ये ह्यूमन बीइंग में देखा नहीं गया था। तो ये जो थर्ड स्टेज में आप कहीं भी देखिए, पूरे विश्व में थर्ड स्टेज पे इसकी सबसे ज्यादा भयावह स्थिति हुई है। कहीं ना कहीं यूएस। ठीक है डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास लौटकर आता हूं और आम लोगों की तरफ मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं। उन सवालों को लेकर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो दर्शक भी उन सवालों के जवाब चाहते हैं। मसलन जो हम कपड़े पहनते हैं उनसे संक्रमण का खतरा, जूते मोजे उनसे संक्रमण का खतरा, जो गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं इनसे संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन कुछ तस्वीरें वो दिखानी जरूरी है। आपको दिल्ली यूपी गेट से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वहां पर माहौल क्या है। हमारे सहयोगी राकेश सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए। इस है दिल्ली यूपी बॉर्डर का गाजीपुर का इलाका। यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, और लेकिन लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जो हैं इकट्ठा हैं, और यहाँ पर दिल्ली से चलकर ये अपने अपने घर तक जाना चाहते हैं, जो इनका परमानेंट आवास है वहां जाना चाहते हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इन्हें रोका गया है। आप खुद देखिए कितनी संख्या में लोग हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। यहाँ पर जिस तरह से ये लोग जो हैं अपने घरों तक जाना चाहते हैं, और जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई है उसके बाद से ही भले ही जो है सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनको रहने के लिए, खाने के लिए जो है पूरी तौर पर व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। और ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला भी हैं, काफी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये अपने अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। इन्हें रोका गया है और इनको समझाया जा रहा है कि ये जहाँ से आए हैं वहां पर जाएं। तो हमारे सहयोगी राकेश सिंह की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, और कविता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि आध्यात्मिक शिक्षक हैं। कविता जी, बड़ी मुश्किल है लोगों के सामने। हमने तस्वीरें देखी है पूरे दिल्ली एनसीआर में, और खासतौर पर जो बॉर्डर के इलाकों की जो तस्वीर है, लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि यहां पर कंपनियों ने अब पैसा देना मना कर दिया है, काम वहां पर बंद हो गया है, मजबूरी है लोगों के सामने। आखिर करें तो क्या करें? जी, ये देखिए उनकी मजबूरी है। आपने जैसा कहा कि उन्हें जाना ही होगा, लेकिन ये है कि जाने के बाद तो और भी ज्यादा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो इस कोरोना का इलाज है, वो तो संभव नहीं हो पा रहा होगा, और उनके पास कोई ऐसी किट या सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज भी नहीं होंगी। तो ये तो तय है कि दिक्कतें बढ़नी हैं। लेकिन ये है कि सरकार से अपील है, और जो बाकी भी संगठन हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, लोग हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे लोगों को जो
सड़क पे जा रहे हैं उनको कुछ सेवाएं मुहैया कराएं, और सरकार को भी जगह जगह पे ऐसे टेंट्स या ऐसी बसेस अवेलेबल करानी चाहिए जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाए और उनके गंतव्यों तक पहुंचाए, क्योंकि ये विपदा तो बड़ी है लेकिन इसमें स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। जी डॉक्टर अरुण पांडे, ये जो तस्वीरें हैं, क्या आपको लगता है कि इससे जो खतरा है, लॉकडाउन की बातचीत की जा रही है, इससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इन लोगों के सामने भी मजबूरी है, क्या सरकार ने फिर इसको कैलकुलेट नहीं किया कि ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है? टेलीविजन स्क्रीन पे ये बहुत ही भयावह स्थिति, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक भी गाइडलाइन जो है कि 5 लोग से अधिक आप लोग को इकट्ठा नहीं कर सकते और अपने घर में रहिए, गाइडलाइन ये भी कहती है, लॉकडाउन है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं पूरे देश से, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, कई जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं कि लोग बसों में, ट्रकों में, और जब से ट्रेन बंद हो गई तो माल गाड़ियों में लोग लद के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्थिति खराब है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर आप इस कोरोना नामक भयानक बीमारी से बच सकते हैं तो उसका केवल और केवल एक इलाज है और वो है बचाव। इसके अलावा अभी तक कोई इलाज हुआ नहीं है, कोई भी देश इसको इलाज करने में सक्षम नहीं रहा है, इसको रोकने में सक्षम नहीं रहा है। केवल और केवल एक उपाय किया है, वो जो भी देश इसको रोक पाए उसका एक ही उपाय हुआ है कि आप इसके बचाव करें। और कहीं ना कहीं ये पिक्चर भयावह है। और रही बात आपकी, जो सरकार ने क्या इसको हल्के में लिया, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 21 दिनों का जो लॉकडाउन है, सबसे ज्यादा मार उन गरीबों पे पड़ रहा है, उन मजदूरों पे पड़ रहा है, ये एकदम हकीकत है। और कई राज्यों ने आगे ये भी कहा है कि मैं मजदूरों को 1000 रुपये, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 1000 रुपये हम हर मजदूर के खाते में डालेंगे। तो ये ऐसे कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताता हूं कि गरीबों के लिए पेट भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोग के बारे में ज्यादा अगर तभी होंगे वो जब उनका पेट भरा रहेगा, वो घर पे रहेंगे। और तो इस जो तस्वीर जो दिख रही है, इसको रोकने की हमें सख्त जरूरत है। सरकार से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके इन गरीबों पे भी ध्यान दे, और कम से कम जो ये स्प्रेड जो कर रहे हैं, तो जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है इसके द्वारा, अगर मान लीजिए इसमें सोचिए कि स्थिति की अगर इसमें से कोई भी एक मरीज कोविड का निकल जाए तो सोचिए कितनी भयानक तस्वीर होगी ये। जी कविता जी, ये एक बड़ी मुश्किल तो है ही कि आखिरकार लोग करें तो क्या करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है। वो दिहाड़ी मजदूर जो हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं। इस बीच होली की छुट्टियों के बाद जब वो वापस आए थे तो लगातार उनके सामने एक समस्या थी, ना तो वो कमा पाए और ना तो कुछ बचा पाए। फिर वापस उन्हें लौटना पड़ा और उन्हें लगता है कि अब तो दूर तक कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का गैप हो सकता है। और इसीलिए इसी बात ने उन्हें मजबूर किया है कि वो अपना शहर छोड़ दें और लौट जाए अपने गांव की ओर। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये मजबूरी उनके सामने आन पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग टेंट्स वगैरह कुछ ऐसे अरेंज करने चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर सरकार चाहे, देखिए ये तो बात ठीक है कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये बात एक्सेप्ट हुई है कि जिस तरीके से भारत ने, जबकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो भारत सरकार ने ये सारी सिचुएशन कंट्रोल करी है वो रियली कमेंडेबल है अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन इसके साथ साथ ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये एस्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी का है, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है, उस डेवलपिंग नेशन में सबसे ज्यादा मार, जैसा आपने कहा, कि इस तबके पर आकर पड़ती है जो दिहाड़ी पे काम करता है। उसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन पहले से डिसाइडेड नहीं था, जबकि 30 जनवरी को विश्व पटल पर पहला कोरोना का केस आ चुका था। तो तभी हमें ऐसी कोई पॉलिसी हमारे पॉलिसी मेकर्स को बना लेनी चाहिए थी, जिससे कि इस तबके के लिए भी वो ये सोच सके कि आखिर वो, अगर देखिए वो मजबूर है, वो तो पलायन करेंगे ही। ऐसे मौके पर रोजी रोटी के साथ साथ जो मनोबल टूटता है, उस मनोबल के लिए हर आदमी चाहता है कि वो अपने घर परिवार के साथ रहे। इसीलिए जो अलग लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, अगर वो घर परिवार के साथ अगर आइसोलेशन में रहे तो शायद इतनी दिक्कत ना आए। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि रोजी रोटी के साथ साथ वो अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने जमीन के पास जाकर के शायद ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। तो ये एक जो फैक्टर है, इसके ऊपर हमारे पॉलिसी मेकर शायद सोच नहीं पाए। उन्होंने आम जनता और जो शहरों में रहने वाली जनता है उनके सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो कर ली, पर व्हाट अबाउट द सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ दोज पीपल हु अर्न देयर वेजेस डेली? वो कैसे अपना यही प्रॉब्लम है कि रोजी रोटी के साथ साथ वो अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने जमीन के पास जाकर के शायद
साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। तो ये एक जो फैक्टर है, इसके ऊपर हमारे पॉलिसी मेकर शायद सोच नहीं पाए। उन्होंने आम जनता और जो शहरों में रहने वाली जनता है उनके सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो कर ली, पर व्हाट अबाउट द सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ दोज पीपल हु अर्न देयर वेजेस डेली? वो कैसे अपना रोजी रोटी कमाएंगे? लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3-4 ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहां के लोग ज्यादातर दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो पलायन कर रहे हैं, अगर उन सारी सरकारें मिलकर के अभी भी कुछ प्लान कर ले तो आई डोंट थिंक कि सिचुएशन को हाथ से निकाला जा सकता है, वो कंट्रोल में आ सकती है सिचुएशन। ठीक है कविता जी और डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। कुछ और तस्वीरें हैं गुड़गांव सीमा से, एक रिपोर्ट है हमारे सहयोगी राज वर्मा की, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वायरस की मार के बीच जहां लॉकडाउन अब देश भर में कर दिया है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के सामने अब दिक्कत ये आ गई है कि वो जो जिस शहर में रोजी रोटी के लिए अपने घरों को छोड़कर आए थे, अब वो वापस अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की दूरी वो किस तरह से पूरी करेंगे? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है इन लोगों के लिए जो लोग पलायन कर रहे हैं कि इनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया। पैदल ही अपने परिवार के साथ, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके साथ पैदल ही निकलने को वो मजबूर है। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां सरकारें दावा कर रही है कि वो इन सब का ख्याल रखेगी, जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि वो ध्यान रखेगा, कोशिश ये करेंगे कि उन्हें जो भी जरूरतें हैं उनकी वहीं घर पर ही पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार क्यों इन लोगों को अपने घरों की तरफ, अपने गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों आप लोगों को जाना पड़ रहा है? और अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एमपी जा रहा है, जिला टीकमगढ़। तो यहाँ जब पैसे नहीं है तो क्या खाएंगे? तो जाना तो पड़ेगा यहाँ से, तो कम से कम घर पे कुछ ना कुछ तो अपना गुजारा करेंगे, और क्या। ये छोटे छोटे बच्चे आपके पास है, इनके साथ कैसे आप लोग इतनी दूर एमपी आप जा रहे हैं? ये सफर कैसे पैदल आप पूरा करेंगे? जाएंगे, वाहन कहाँ से आ रहा है, मतलब पैदल ही अपने जाएंगे, जब तक पहुँच नहीं पाएंगे जब तक चले जाएंगे। जब तक खाना पीना के लिए कुछ है नहीं है, पैसे है नहीं है, किससे मांगेंगे, कौन देगा हम लोगों को? एक बड़ी विडंबना है कि जहां सरकार दावा कर रही है, प्रशासन ये दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो जरूरतमंद है उन तक जरूरी जो चीजें हैं वो पहुंचाई जाएंगी, और जो खासतौर से बाहर से आकर गुरुग्राम जैसे शहर में यहां रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, उन्हें भी जो है उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद हर रोज सैकड़ों की तादाद में परिवार के परिवार अपने अपने गांव, अपने अपने घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब साफ यहाँ है कि जो जिला प्रशासन दावा कर रहा है उन दावों में कोई दम नहीं है, और इसी वजह से कि कहीं भूख के मारे इनका दम ना निकल जाए, इसीलिए इस कोरोना का डर भी इन्हें नहीं है और अपने घरों की तरफ जो है जा रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें लगातार न केवल गुरुग्राम बाकी शहरों से भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो गुड़गांव सीमा से आपने राज वर्मा की रिपोर्ट देखी। हमारे साथ दीपक झा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। लेकिन स्थितियां बड़ी दुखद है, जो दिल्ली एनसीआर से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गुड़गांव सीमा से हमने राज की तस्वीर दिखाई, इससे पहले आनंद विहार इलाके यूपी बॉर्डर से हमने तस्वीरें दिखाई। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, सैकड़ों मील चलने के लिए। जी 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 हेलो हेलो, राकेश जी। दीपक, आवाज आ रही है आपको? हेलो, बिल्कुल आ रही है राकेश जी। मैं देख रहा हूं, मैं भी आप लोगों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से देख रहा हूं, और कई जगह मैंने खुद जाके देखा है सड़कों पे। कल शाम को मैं निकला था शाम को देखने के लिए, तो ये बेहद दुखदाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी जनता कर्फ्यू की बात करते हैं, ताली बजाने की बात करते हैं, स्वागत की बात करते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी एक दिन में आ जाएगी हमारे देश में? ये महीनों से चल रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बीत गए। 4 महीने में हमारी सरकार ने अचानक क्या किया? अगर कहते कि हम इन गरीब मजदूरों के लिए जो विस्थापित हो रहे हैं दिल्ली से, बंबई से, अहमदाबाद से, सूरत से, गुजरात से, राजकोट से, शायद इनके लिए एक रोड मैप तैयार किए होते। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई चीज नहीं है। नोटबंदी कर देंगे, तालीबंदी कर देंगे और ताली बजवाएंगे।
ये अपने मुंह मियां मिट्ठू कराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और बताते हैं कि देखो जी हमारा देश एक है। हमारा देश एक है राकेश जी, यूनाइट है, इसमें किसी के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जरूरत है रोड मैप तैयार करने की। प्रधानमंत्री जी, बेहतर होता कि 21 तारीख को 22 तारीख को आगे कहते कि हमने गरीबों के लिए एक काम किया है। कोई रोड मैप तैयार नहीं है। आप अमीरों के लिए तो आगे पैकेजेस दे रहे हैं कि इस कंपनी के लिए हमने ये कर दिया, इस कंपनी के लिए कर दिया। अर्थव्यवस्था चरमरा रहा है। अरे अर्थव्यवस्था बनाने वाला जो आपका एक व्यक्ति है वो चरमरा जाएगा। जी दीपक सुनिए, पहला सवाल था, मैं बीच में नहीं इंटरप्ट कर रहा था। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर आपने जिक्र कर दिया। आप जिस पार्टी का पक्ष लेते हैं वो पार्टी क्या कर रही है इस बात का आपने जिक्र किया क्या? आप कह रहे हैं कि एक साथ है, लेकिन आपने सिर्फ सवाल उठाए जो समय है एकजुटता दिखाने की। आप एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जी नहीं, आज सत्ता में कौन है? आप हमसे बोल दीजिए जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी का कोई दायित्व नहीं है दीपक, पार्टी को दे दीजिए। दीपक कांग्रेस पार्टी का कोई दायित्व नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती है? राकेश भाई, क्या इस देश में सब कुछ करने का ठेका सिर्फ सरकार के पास है? समाज के अलग अलग संगठन, सारी राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से कर रही है, मदद कर रहे हैं। समाज बीजेपी ने भी एक फैसला लिया था कि 5 करोड़ गरीबों को खाना खिलाएंगे। कितनों को खिला रहे हैं एक अलग बात है। क्या आपकी पार्टी ने पार्टी फोरम से पार्टी के जो अलग अलग देश में जो दफ्तर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको कोई दिशा निर्देश दिया गया है कि लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है? 2 पैसे की मदद। देखिए राकेश जी, हमारी लोग और पार्टी के लोग और सदस्य लोग कई जगह खाना बांट रहे हैं, लोगों के लिए रहने का इंतजाम कर रहे हैं। और हम ये भी एहतियात बरत रहे हैं कि 3 से 4 से ज्यादा लोगों की भीड़ ना इकट्ठी होने दे। सबसे बड़ी बात इस बात का डर है कि मैंने जो सवाल किया था वो जवाब दीजिए ना, या तो फिर आप बोल दीजिए कि आपसे पॉलिटिकल चर्चा के लिए बैठे हैं तो मैं आपसे सिर्फ पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ। मैंने आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा था। मैं अपने फ्लैट से निकलकर दफ्तर तक आ रहा हूँ। दीपक सुन लीजिए, मैं अपने फ्लैट से निकलकर दफ्तर तक आ रहा हूँ ना। हम लोग भी रिस्क जोन पर हैं, लेकिन जो तस्वीरें मैं देखकर आ रहा हूँ मेरा मन बड़ा व्यथित है। मैं रात को भी दफ्तर से घर जा रहा था, मेरा मन बहुत परेशान था। मैं चाहकर भी कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। मैंने आपसे एक मानवता के एंगल से सवाल पूछा, आपने सिर्फ उसका पॉलिटिकल जवाब दिया। और जब मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं कि जिस पार्टी का आप इतने जोर शोर से पक्ष लेते हैं पॉलिटिकल चर्चाओं में, आप मुझे बता दीजिए उस पार्टी ने पार्टी फोरम पर क्या फैसला लिया? लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राकेश जी, आज पार्टी फोरम, न्यूज चैनल और व्यक्तिगत हितों से ज्यादा हमारे लिए देश तो आपने टारगेट किया ना दीपक, आपने टारगेट किया ना। मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा कि बीजेपी ने पार्टी फोरम पर यह फैसला लिया। बीजेपी ने सरकार चालक पार्टी फोरम पर यह फैसला लिया। मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। दीपक सुन लीजिए। नहीं तो मैंने आपसे पूछा ना कि क्या सब कुछ करने का ठेका सरकार के पास है क्या? सरकार की बात कर रहा हूँ। दीपक, सब कुछ करने का ठेका सरकार के पास है क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, समाज हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम भी घर बैठ जाए ना दीपक से। दीपक सुन लीजिए, मैं भी घर बैठ जाता हूँ, सारे मीडिया कर्मी भी घर बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि जागरूकता फैलाएं, हम अपने आप को रिस्क जोन में डालकर दफ्तर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाएं, देश दुनिया की उन्हें खबर दें, ये उन्हें एहसास दें कि हम उनके साथ हैं, उनकी जंग में उनके साथ हैं, उनके लिए बाहर निकल रहे हैं। इस बात का एहसास देने के लिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं। सब कोई अपने अपने हिसाब से योगदान कर रहा है। उसी हिसाब से मैंने आपसे सवाल पूछा था। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया न्यूज संवाददाता संजय सिंह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। समय मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली छोड़ करके अपने अपने गांवों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर सुबह से ही, कल रात से ही यहाँ पर जमा थे, अपने अपने गांव जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन इनके पास जाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि जो जहां है वही रुकने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जब प्रशासन ने जब इनकी संख्या लगातार बढ़ती देखी तब इस तरह की बसों का इंतजाम किया। आप देख सकते हैं इस तरह की बसें का इंतजाम अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। एक एक बस आती है, कुछ लोगों को इसमें छोड़ा जाता है, यहाँ से बिठा करके बसें आगे ले जा करके इनको छोड़ रही हैं। किसी को मेरठ, किसी को बुलंदशहर और किसी को अलीगढ़ जाना है, किसी को और भी कहीं जाना है। लेकिन ये बसें यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर से यहाँ से लोगों को लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में
बड़ी भारी तादाद में लोग जमा है और अब ये बसें आई हुई हैं। इस बस में किस तरीके से लोग जाएंगे आप देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है। लोग लगभग भागते हुए जा रहे हैं बसों में। आप देख सकते हैं बसों की संख्या से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से जा रहे हैं। जी हाँ, भागते हुए जा रहे हैं ये लोग यहाँ पर। इन लोगों को यहाँ पर इस बात की कोई चिंता नहीं कि 1 मीटर से 1.5 मीटर तक की दूरी रखना है। कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग लगभग सटते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ इस तरीके से जुटी हुई है कि प्रशासन चाहे जितनी बसों का इंतजाम कर दे, बंदोबस्त कर ले, उतनी बसें यहाँ पर कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, अभी भी इतनी भीड़ आप देख सकते हैं मेरे बाईं ओर, इतनी भीड़ें और जमा है। इनके लिए भी इसी तरह से बसों का इंतजाम किया जा रहा है। बसें काफी देर में आ रही हैं और लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, बसों की संख्या काफी कम है। देखिए, कल से यहाँ पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाग मौजूद थे जो कि दिल्ली छोड़ करके, दिल्ली से पलायन करके अपने अपने गांवों की ओर लौट जाना चाहते थे, लेकिन इनके जाने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई बंदोबस्त नहीं था लॉकडाउन के चलते हुए। लेकिन जब इनकी संख्या हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जब बॉर्डर पर जब इकट्ठी हो गई, उसके बाद में यूपी सरकार को फैसला करना पड़ा कि आखिर इनको इनके गंतव्यों तक पहुंचाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग बाग सट के खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोरोना की जो सबसे बड़ी जो जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग, वो लगभग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर लोगों के लिए बसों का इंतजाम किया गया जो भी जहाँ पर जाना चाहता था, चाहे एटा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, लखनऊ और गोरखपुर, गोंडा, जो भी जहाँ जाना चाहता था उनके लिए बसों का इंतजाम किया गया। बसों में भर के लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, लोगों को अपने अपने गंतव्यों पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उनके खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। उनके लिए खाने पीने के पैकेट बांटे जा रहे हैं, फल बांटे जा रहे हैं, उनके लिए पानी का भी प्रबंध किया गया है। तो आप देख सकते हैं अब ये जो यहाँ पर जो हजारों का हुजूम जो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर जमा था, वो धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए हैं, गाजियाबाद के डीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी हलचल है क्योंकि दिल्ली से ये लोग पलायन करते हुए आए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई सारी सुविधाओं का ऐलान किया है, यहाँ पर फ्री मुफ्त खाने का लंगर चला जा रहा है दिल्ली में जगह जगह पर, उसके बावजूद भी लोग दिल्ली में रुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा यहाँ पर अब दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डीएम गाजियाबाद भी यहाँ पर मौजूद है, जो जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर बसों का प्रबंध करना पड़ा। तो ये संजय की रिपोर्ट आप देख रहे थे, कितने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं इस उम्मीद में कि बस जो चल रही है उसमें किसी तरीके से वो बैठ जाएं और अपने गांव तक पहुंच जाएं। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे, एक कुछ अहम जानकारियां मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। चलिए, अरुण पांडे से हम दोबारा बातचीत करेंगे। कविता जी, एक सवाल है, जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो क्या करें, क्या और एहतियात बरतें, क्या सिर्फ घर में रह जाना काफी है? देखिए, घर पे तो रहना ही रहना है, लेकिन घर पे रहने के साथ साथ कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये मौसम ऐसा है जो बदल रहा है और ये बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी होना बहुत लाजमी है। इसके बाद आप इन्फेक्शन के लिए और प्रोन हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो घर बैठे तो ऐसी चीजें खाना अवॉइड करें जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम इस बदलते मौसम में हो। दूसरी चीज यह है कि किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को एंटरटेन न करें क्योंकि हम ये समझते हैं हमने ग्लव्स पहन लिए, मास्क पहन लिए तो अब हम सेफ हैं, लेकिन वायरस को नहीं पता कि आपके सिर्फ नाक और हाथ पे ही बैठना है, वो आपके पूरे शरीर पे कहीं पे भी बैठ सकता है। इसलिए बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को वहीं रोक दें। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी ये तो लॉकडाउन शुरू हुआ है, अभी ये अवधि 21 दिन की है। ईश्वर न करे अगर ये अवधि बढ़ जाती है तो जो मानसिक स्थिति सारे परिवार के लोगों की होगी, उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग अभी से अपनी दिनचर्या को एक टाइम टेबल में बांट लें। घर के सारे लोग एक ही व्यवस्थित टाइम पर ही सारे काम अगर करें, चाहे वो हाउस होल्ड कोर्स हो, घर के कामकाज हो, चाहे भजन पूजन हो क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, या और भी कोई ऐसा मौका है, सब हर एक धर्म में, हर एक मजहब में पूजा पाठ का समय निश्चित होता है। तो अगर सारे ही लोग एक साथ मिलकर के प्लान करें कि हम बुक्स पढ़ेंगे, तो अब पूरा घर बुक्स पढ़ रहा है, देखिए माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो बड़े भी पढ़ रहे हैं। बच्चे भी अगर किताब
बच्चे भी अगर मम्मी पापा की मदद कर रहे हैं तो मम्मी पापा भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इस टाइम को बहुत यूजफुली मैनेज करने की जरूरत है ताकि एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में लोग ना आए, नहीं तो घर के अंदर परिवार के साथ रहना भी बहुत जल्द मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है, इस वक्त डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, जो बात कविता जी कह रही थी उसी से एक सवाल उठता है जो जहन में आता है। जो लोग घर पर हैं, एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे मेडिकल से जुड़े लोग, हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, तो क्या जो कपड़े हम घर से पहनकर बाहर निकलते हैं वापस जाकर क्या उन कपड़ों से इन्फेक्शन का डर रहता है? आखिर क्या करें, क्या और एहतियात बरतें ये लोग? प्रोफेशनल्स अभी सबसे ज्यादा रिस्क पे है, बिकॉज पहला तो ये गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स उनमें प्रॉपर सेफ्टी गियर्स अवेलेबल नहीं है। और ये मैं आपको दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स की बात बता रहा हूँ। आप अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो छोटे कस्बों में हॉस्पिटल्स है वहां की कंडीशन तो और खराब है, क्योंकि वहां सर्जिकल मास्क अवेलेबल नहीं है। रही बात इसकी कि आप जिन कपड़ों को पहन के जाते हैं तो एज अ प्रोटोकॉल आपको शूज घर से बाहर उतारने हैं, शूज को डिसइंफेक्ट करना है, जिन कपड़ों को आपने पहना हुआ है उनको उतार के आपको उनको वॉश करना है, और वो भी आपको घर के अंदर वॉश नहीं करना है, ये आपको घर के बाहर ही उनको डिस्पोज करना है, जिससे कि वो कपड़े धुलें और आप अपने कपड़े चेंज करें। जो आइडियल एक पीपीई होता है जिसको प्रोटेक्टिव गियर बोलते हैं, अगर आप ऐसे पेशेंट्स की केयर, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अभी उन पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो उनके लिए नॉर्मल कपड़े नहीं, उनके लिए प्रोटेक्टिव गियर होता है जो पहनना होता है। उसको पहनाने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जो पीछे से उसको खोला जा सके, और चेंजिंग रूम होता है। चेंजिंग रूम में उनको डिस्पोज करने के बाद उसी से अटैच एक वॉशरूम होता है जिसमें उनको शावर लेना होता है, एंड देन दे कैन कम आउट। तो ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन आइडियल सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है, हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है, तो ज्यादातर डॉक्टर्स अभी अपने कपड़ों को इस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं कि वो घर के अंदर ना आए और एक शावर लेने के बाद ही वो घर के अंदर जा सकें। और शावर नहीं भी अगर ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने शूज को बाहर छोड़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, हैंड्स को वॉश कर रहे हैं, और उसके बाद वो अंदर जा पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्योंकि लोग घर में हैं तो गैजेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, और भी जो दूसरे म्यूजिक सिस्टम हो गए, क्या इनसे भी किसी तरीके का खतरा है? इनसे सबसे बड़ा खतरा ये है कि मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करने का। आप एक टाइम सेट करें कि आप 2 या 3 घंटे अपने मोबाइल को टच नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर 5 या 10 मिनट के लिए हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं रहे तो हमें अंदर से एंजाइटी शुरू हो जाती है, एक मन में उलझन हो जाती है कि भाई किसका मैसेज आया, कौन सा ईमेल आया, या व्हाट्सएप चेक कर लूं। तो ये भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या है और ये यूज में बहुत ज्यादा है। तो इसको एज ए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरह से हम ले सकते हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए डिजिटल डिटॉक्स। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप टीवी देखेंगे पूरे समय, अब जिस चैनल को भी खोलिए कोरोना वायरस, जिस चैनल को भी खोलिए कोरोना वायरस, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं, आप म्यूजिक अपने, अगर आपने बचपन में कभी कॉलेज टाइम में गाने गाए हो तो आप उनको गा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बच्चों को पाला सकते हैं। तो ये ऐसा टाइम है, पुराने दोस्त हैं उनको आप फोन कॉल कर सकते हैं। लेकिन जिसको देखिए वो नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, दिस इज नॉट गुड। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, इट एड्स अप टू द डिप्रेशन। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं। दीपक झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये समय ऐसा है कि इसमें सबको आगे आना चाहिए। शिकायतों के लिए बहुत वक्त है, सियासत के लिए बहुत वक्त है, देश है, लोग स्वस्थ रहेंगे, सियासत चलती रहेगी, लेकिन ये समय सब कुछ भूलकर एक साथ आने का है, जिससे जो योगदान हो सकता है लोगों की सुविधा के लिए, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, वो करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, हम भी आरोप नहीं लगा रहे हैं सरकार से, हम सिर्फ कह रहे हैं कि वो एहतियाती कदम सरकार को उठाने चाहिए। एक
अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि सरकार क्या क्या करे। जो कमियां हमको दिखाई दे रही हैं, जो जरूरत लग रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। शायद कल तक या परसों तक किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे, लेकिन अचानक से पलायन करना शुरू कर दिए तो हमारी सारी एजेंसियां कहाँ काम करती है, लोगों को पता नहीं होता। तो सरकार को शायद इस पे कदम उठाना चाहिए था। रहना, खाना, पानी, बिजली इनको फ्री करना चाहिए। जो जहाँ पे है उनको सारी सुविधाएं वहीं पे मिलेंगी। क्या जरूरत है लंगर लगाने की? तो जिस घर में आप रह रहे हैं आप वहीं पे रहिए, आपको मकान मालिक तक नहीं करेगा, आपको बिजली नहीं कटेगी। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आता हूं।